हेलो एवरीवन। एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी किस प्रकार से अवयवी कणों या घटक कणों की पैकिंग होती है और कितना भाग अध्याशित होता है, कितना भाग मुक्त रहता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये बहुत ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अंत तक पूरा इस वीडियो को देखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बताए थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी आपको बताए थे। इसके अलावा 7 क्रिस्टल सिस्टम पर भी हमने चर्चा की थी, ब्रेब्रेस जालक के बारे में बताया था आपको। आज हम पैकिंग एफिशिएंसी जानते हैं। संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है भैया, इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इसको आप संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता, जैसा कि हमने आपको बताया था कि घटक कण व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टल जालक में और यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। इस तरह से घनीय यूनिट सेल आपने बनाई थी और इनके कोनों पर घटक कण हो सकते हैं, केंद्रों पर भी घटक कण हो सकते हैं। तो ये घटक कणों की जब ये पैकिंग कराई जाती है, 3D पैकिंग या क्लोज्ड पैकिंग, तो पैकिंग कराने पर कुछ क्षेत्र मुक्त रहता है, कुछ क्षेत्र संपूरित हो जाता है, घटक कणों द्वारा घेर लिया जाता है। और मतलब क्रिस्टल जालक में घटक कणों की चाहे जैसी भी व्यवस्था हो, क्रिस्टल जालक में घटक कणों की चाहे जैसी भी व्यवस्था हो, कुछ स्थान सर्वथा मुक्त रहता है। कुछ रिक्ति के रूप में रिक्त स्थान होता है, जिन्हें आप वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स को कैलकुलेट करने के अलग तरीके हैं, तो हम वॉइड्स भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग, वह परसेंटेज जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहलाता है। तो संपूर्ण क्षेत्र का वह प्रतिशत भाग जो घटक कणों द्वारा संपूरित होता है, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता को व्यक्त करता है। बाकी कुछ भाग मुक्त रहता है, जो वॉइड्स यानी कि रिक्ति के रूप में जाना जाता है। तो अब ये बात आती है पैकिंग की। तो देखिए, पैकिंग में आपका जैसे कि निवेद संकुलन है, निवेद संकुलन जिसे आप क्लोज पैकिंग कहते हैं, क्लोज पैकिंग, जी हाँ जी, क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इस क्लोज पैकिंग में आपके जैसे मान लीजिए HCP पैकिंग है या फिर CCP पैकिंग है। HCP का मतलब है भैया हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और सीसीपी का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जी, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों ही पैकिंग में कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि एक कण अपनी एक परत के 6 कणों के साथ घिरा होता है या संपर्क में होता है। एक कण अपनी परत के 6 अन्य कणों से घिरा होता है और वही कण ऊपरी परत के 3 अन्य कणों से घिरा होता है और निचली परत के 3 अन्य कणों से भी घिरा होता है। यानी कि कुल यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 12 होती है। तो एचसीपी या सीसीपी में कण की संकुलन कण की उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 12 होती है। 12 कैसे? एक परत में 6 प्लस ऊपरी परत में 3, निचली परत में 3, टोटल आपका 12। तो एचसीपी या सीसीपी व्यवस्था में प्रत्येक कण अपनी परत के 6 अन्य कणों से घिरा होता है और ऊपरी परत के 3 अन्य कणों से घिरा होता है और निचली परत के 3 अन्य कणों से घिरा होता है। अर्थात प्रत्येक कण 12 कणों से घिरा होता है। तो यहां पर उपसह संयोजन संख्या भैया 12 होती है। तो यहां पर कणों द्वारा अध्यासित क्षेत्र या घेरा गया स्थान, घेरा गया क्षेत्र 74% होता है। सबसे अच्छी पैकिंग मानी जाती है ये, और इतनी पैकिंग आपकी एफसीसी में भी होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी यही पैकिंग होती है 74%। तो एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी समान होती है, वो भी 74% होती है। यहाँ पर मुक्त क्षेत्र कितना होता है भैया? 26% यहाँ पर मुक्त क्षेत्र होता है। बाकी 74% क्षेत्र कणों द्वारा अध्यासित होता है, संपूरित होता है। तो संपूर्ण त्रिविमीय क्षेत्र का वह प्रतिशत भाग जो घटक कणों द्वारा संपूरित होता है, घिरा हुआ होता है, अध्यासित होता है, उसी क्षेत्र को, उसी प्रतिशत भाग को हम संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ये डिपेंड करता है पैकिंग के टाइप पर या कणों की व्यवस्था पर। तो कणों की व्यवस्था एचसीपी हो सकती है, सीसीपी हो सकती है, एफसीसी हो सकती है। इसके अलावा प्रीमिटिव भी हो सकती है, यानी कि सिंपल क्यूबिक एससी, या फिर प्रीमिटिव हो सकती है। तो प्रीमिटिव में आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आती है वो कितनी आती है भैया? 6 आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आती है सिंपल क्यूबिक में। यहां पर क्या होता है? सिंपल क्यूबिक में जो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है उसके प्रत्येक कोने पर एक एक कण होता है और वो किनारों पर एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो स्पर्श करते हुए प्रत्येक कोने पर पैक्ड होता है। तो ये आपका जो है सिंपल क्यूबिक माना जाता है। इसके अलावा बीसीसी में भैया बीसीसी में कण की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि प्रत्येक कण 8 अन्य कणों से घिरा होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आती है और यहाँ पर आपकी संकुलन क्षमता होती है 68% और मुक्त स्थान होता है आपका 32%। मुक्त स्थान 32% और कणों द्वारा घेरा गया स्थान 68%। तो बीसीसी में संकुलन क्षमता 68% होती है। एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी में संकुलन क्षमता सर्वाधिक होती है 74% और एससी जालक के लिए संकुलन क्षमता होती है 52.4%।
जी। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको हम कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले हम निकालते हैं HCP या CCP संरचनाओं में पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है HCP या CCP संरचनाओं में पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता हमें निकालनी है। तो संकुलन क्षमता जैसा कि बताया कि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया या संपूरित क्षेत्र होता है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह से एक आप जो है एक यूनिट सेल बनाते हैं। यहां पर आप एक यूनिट सेल बनाइए। अब ये यूनिट सेल है भैया। अब इस यूनिट सेल में संकुलन क्षमता आपको निकालनी है। थोड़ा सा इस टाइप के घुमाव करते हैं। इस टाइप से घुमाव कर दिया ताकि आपको ये जो है एक फलक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये एक बिंदु यहाँ पर ये मानिएगा A, B, C, D, E, F, G, H। इस तरह से आपने कोनों को एक बिंदु मान लिए A, B, C, D, है ना। अब यहाँ से आपने एक डायगोनल खींच दिया A से C पर, एक विकर्ण AC। यहां पर ये जो कोर लंबाई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, वो कोर लंबाई आपको माननी है A जी। कोर लंबाई A है यहां पर। अब यहां पर इस तरह से यहां पर एक कण मानना है आपको। एक कण अपने C पर मान लिया और एक कण आपको यहां पर, ये लगभग समान पार्टिकल्स आपको मान लेने हैं। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए भैया, या आप इस तरह से पार्टिकल्स यहां पर मान लेंगे। ये तीन आपने कण माने जिसकी ये त्रिज्या एक गोले की आप r मानेंगे, तो ये इसका पूरा व्यास 2r हो जाएगा, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी। तो टोटल जो आपका विकर्ण AC है वो 4r के बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये पैकिंग है आपकी HCP या CCP के लिए आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हो। तो यहाँ पर कोर लंबाई आपको माननी है। कोर लंबाई या भुजा की लंबाई कितनी माननी है भैया? A माननी है। तो ये कोर लंबाई आपकी CD है, AD है, ये कोर लंबाई है AD बराबर, ये AD बराबर CD, ये CD बराबर A, ये कोर लंबाई है, ठीक है। यहाँ पर आपने विकर्ण डाला है, एक विकर्ण कौन सा है? AC है, ठीक है। AC आपका विकर्ण है जो भैया R प्लस 2R प्लस R, देखिए ये आधा गोला आया, इसमें आधा गोला आया, एक पूरा गोला आया है। तो आधा गोला मतलब इसकी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसकी भी केंद्र से परिधि तक की दूरी, और इस बीच वाले गोले का पूरा व्यास आ जाएगा यानी 2r। तो टोटल ये जो विकर्ण होगा AC बराबर, ये कितना आ जाएगा भैया? 4r आ जाएगा AC बराबर, ठीक है। अब आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ACD, ये इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज
ACD में। जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भैया AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका AD का स्क्वायर प्लस आधार DC है ना, या CD का स्क्वायर। तो भैया AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD क्या है, कोर लंबाई A स्क्वायर प्लस CD भी कोर लंबाई है A स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो भैया AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, तो A बाहर आ जाएगा आपका, तो A अंडर रूट 2 ये आपका आ जाएगा AC बराबर। AC की जगह लिख सकते हैं आप 4R बराबर A अंडर रूट 2। जी हाँ, तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा भैया, R बराबर A अंडर रूट 2 अपॉन 4। जी, तो अब इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो A अंडर रूट 2 अपॉन इसे लिख सकते 2 इंटू 2, तो ये 2 से ये रूट 2 से 2 बार कट जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा A अपॉन 2√2, इतना आ जाएगा आपका R बराबर, त्रिज्या बराबर। ठीक है, त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच ये संबंध आ गया है HCP या CCP। तो जो HCP या CCP संरचना होती है वो FCC जैसी होती है। ऐसी तो FCC में होता है भैया, कोनों पर जो है कण होते हैं और फलक के केंद्र पर भी कण होते हैं। तो ऐसे इसमें हो रहा, कोनों पर ये दो आपके गोले हैं, मतलब दो कण कोनों पर हैं, और एक गोला मान लिया आपने, प्रत्येक कण को एक गोला मानते हैं, प्रत्येक कण स्थान घेरता है और उसे गोला के रूप में आप व्यक्त करते हो। तो वही गोले जितना स्थान घेरते हैं वही प्रतिशत भाग क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी को व्यक्त करता है, संकुलन क्षमता को व्यक्त करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये गोले फलक के केंद्र पर भी हैं, ठीक है, कोने पर भी है और केंद्र पर भी है। तो ये जो पैकिंग दिख रही है आपको HCP या CCP, ये FCC जैसी है। तो इस केस में आपके जो यूनिट सेल में हमने आपको बताए थे, यूनिट सेल में जो कणों की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या या गोलों की संख्या, वो कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी। Z बराबर 4 होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको कण निकालना बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, तभी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उस पर हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए, इस तरह से हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर हम यूनिट सेल में कणों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या भैया Z बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, मतलब 4 गोले आएंगे एक यूनिट सेल में। तो आपकी संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र क्या हो जाएगा, यूनिट सेल के 4 गोलों का आयतन या अध्यासित आयतन, इसी को आप यूनिट सेल का अध्यासित आयतन कह सकते हैं, अध्यासित आयतन या 4 गोलों का आयतन बटे भैया यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का संपूर्ण आयतन या कुल आयतन यूनिट सेल का, और गुणा क्या कर देंगे आप, 100 से गुणा कर देंगे। जी, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आ जाएगा आपका 4 गुणा, एक गोली का आयतन आपका होता है 4/3 पाई R क्यूब अपॉन, ये पूरा क्यूबिक है तो पूरे क्यूबिक यूनिट सेल का आयतन भुजाघात 3 हो जाएगा A क्यूब और गुणा 100। जी, तो ये R का वैल्यू रख दीजिए A क्यूब अपॉन
2√2, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आ जाएगा 4 गुणा 4/3 और पाई आर की जगह लिख सकते हैं आप a³ अपॉन 2√2 का होल क्यूब और गुणा 100 बटे आपका हो जाएगा a³ से a³ आपका कैंसल हो जाएगा। बाकी को आप सॉल्व करेंगे वैल्यू पाई का वैल्यू रख के 3.14 या 22/7 रख के आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 74%। कितना आएगा भैया? 74% यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी आती है। तो HCP, CCP और FCC के लिए संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी भैया कितनी होती है? 74% होती है। तो 26% स्थान यहाँ पर मुक्त होता है, 74% स्थान गोलों द्वारा अध्याशित होता है, संपूरित होता है। तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 74% आती है, राइट। तो ये आपने HCP या CCP के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाली। FCC के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 74% होती है, राइट। तो भैया HCP के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 74%, CCP के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% और FCC के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम इसी सिलसिले में हम बात करते हैं BCC संरचनाओं के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। जी हाँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या स्ट्रक्चर्स के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसको कैसे आप उसको प्रूफ डिराइव करोगे, ज्ञात करोगे, तो उसका समझ लेते हैं। उसको डिराइव कैसे करेंगे? वहाँ पर 68% आएगी आपकी BCC में पैकिंग एफिशिएंसी। तो अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, जी हाँ, तो इसमें भैया संकुलन क्षमता यानी BCC स्ट्रक्चर्स में संकुलन क्षमता कितनी आएगी? पैकिंग एफिशिएंसी आपको काय में निकालनी है? BCC स्ट्रक्चर्स में निकालनी है। BCC स्ट्रक्चर्स के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो भैया BCC में चित्र बना लेते हैं। BCC में क्या होता है कि घन के कोनों पर एक एक कण होता है और साथ ही एक कण अंतः केंद्र पर होता है, राइट। तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता है। तो यूनिट सेल उसी को बनाते हैं। अब आप BCC यूनिट सेल को बनाते हैं तो एक घन बनाइएगा, क्यूब बनाएंगे एक। जी हाँ, तो ये आपने क्यूब माना, जिनकी ये भुजाएं मान लीजिए ABCD, GEFGH। अब यहां पर आपको कोने, ये कोना ये ले लीजिए, एक कोना ये ले लीजिए। अब ये आमने सामने के कोने क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ बीच में आपका केंद्र होगा। जी हाँ, तो इस केंद्र पर भी एक कण है और कोनों पर भी है। तो यहाँ से आपका जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक विकर्ण डाल दीजिए डॉटेड लाइंस में, एक विकर्ण खींच दीजिए यहाँ से। तो इस तरीके से हम एक विकर्ण यहाँ पर खींच देते हैं। जी हाँ, यहाँ से हमने एक विकर्ण खींच दिया। ये देखिए, ये विकर्ण हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको एक गोले मानने हैं। ये गोला यहाँ पर मानिए, एक गोला आप यहाँ पर मानिए जी, और एक गोला आपको बीच में मानना है। थोड़ा सा बड़े हो गए गोले, लगभग एक से बनाने हैं आपको चित्र में।
लगभग 1 से गोले आप यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो गोले, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 गोले बनाने हैं। ये 3 गोले आपने बनाए, 2 गोले आपके कहाँ पर हैं, कोनों पर हैं, एक आपका बीच में है, सेंटर पर है। तो इस प्रकार से 3 गोले आपको बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये जो विकर्ण है AF है, इसको आपको फाइंड करना है। तो इसको आप आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर लंबाई A ये आपकी दी गई है। अब ये यहाँ पर जो ये कटान बिंदु दिख रहा है आपको, ये वाकई में कट नहीं हो रहा है, 3D का चित्र है। ये अंदर वाला फलक अलग है, ये उभरा हुआ फलक अलग है। तो आपको केवल ये जो दूरियां हैं, AD है, CD है, BC है, ठीक है, ED है और EG है, या GH है या BH है, तो ये केवल आपको ज्ञात है, राइट। अब इनके जरिए आपको ये बीचों बीच का ये विकर्ण निकालना है, ठीक है। ये 3 गोले बने हैं, बीचों बीच का आपको ये विकर्ण निकालना है। बीचों बीच आपको एक विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो आप यहां से एक विकर्ण और डाल देंगे, यहां से आप AF से D की ओर एक विकर्ण और डाल देंगे। इससे क्या होगा कि पहले आप इस भुजा FD को निकाल लेंगे। जब ये FD कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर त्रिभुज AFD में आप AF को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरीके से निकल सकता है, अन्यथा ये केवल आपको यहाँ से कोई ऐसा त्रिभुज बन नहीं रहा है ना, कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो आपको लाइन दिख रही है ये इस तरह से आपको दिख रहा है। देखिए हम अलग से इसका चित्र आपको दिखाएं, तो ये जो आपको इस तरह का चित्र दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाकई में ये कटान बिंदु नहीं है। ये जो लाइन है ये आगे वाले फलक की है, और ये जो लाइन है ये आपके पीछे वाले फलक की है। ये वाकई में काट नहीं रही है, ये आपको यहाँ पर कट जैसा लग रहा है कि जैसे ये कट लग रहा है, तो ये कट नहीं है, ये उभरा हुआ फलक है आपका। ये अंदर वाला पीछे का एक फलक अलग है आपका, कौन सा, FHBC ये अंदर का फलक है, और GAGED ये बाहर का फलक है, ठीक है। इसको बहुत गौर से समझें, अलग से आप इस चित्र को आप इस तरीके से अलग से बनाएं, और अच्छा सा आपको बड़ा सा चित्र बनाना है। जितना ही आप अच्छा सा बड़ा सा चित्र बनाएंगे उतना ही बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, आप चित्र को बहुत ही अच्छे से जूम करके बनाएं, जूम करके चित्र को देखें, तभी बात आपको जो है समझ में आएगी, क्योंकि भैया 3D है ये, ठीक है ना। तो ये आपका एक कण बीच में है, ठीक, एक ये बीच में केंद्र में है एक कण, ठीक है, और एक कण आपका ये जो है किनारे पर है, किनारे पर कण है, और एक कहाँ है भैया, बीच में है आपका कण। और ये कण आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो हमें उसी प्रकार से आपके जो है ये कण बनाने हैं भैया। ये कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक से बनाने हैं, उस प्रकार से बन नहीं पा रहा है ये मार्कर से, ठीक है। तो आप ये प्रकार से बना सकते हो। तो इस तरह से ये कण है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने ये यहाँ से विकर्ण डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, ये विकर्ण आपने डाला है, यही आपको फाइंड करना है। तो ये कोई त्रिभुज जो दिख रहा है ना, ये वाकई में त्रिभुज नहीं है, या कोई त्रिभुज नहीं बना है, ठीक है। ये आपने बिंदु डाले थे A, B और C, D, है ना, ये पर F, ये E है, ठीक है, ये आपका G है, ये H है। तो जहाँ बिंदु डले हैं यहीं पर आपके कटान बिंदु है केवल। तो आपको अब यहाँ से एक विकर्ण यहाँ पर खींच देना है, क्योंकि ये कटान बिंदु है, ये भी कटान बिंदु है। तो ये आपका एक त्रिभुज दिखने लगा FAD, ठीक है, ये और एक त्रिभुज आपका ये दिखने लगा है, और एक त्रिभुज आपका ये दिख रहा FED, ये त्रिभुज भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी, क्योंकि ये कटान बिंदु है आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको लेने हैं, दोनों चित्र एक ही जैसे बने हैं,
ये आपकी जो ईडी सी डी या बी सी, ये जो आपके बिंदु माने गए हैं, इनके जो बीच की दूरी है ये कोर लंबाई ए है, सबकी समान है। ये कोर लंबाई क्या है भैया? ए है। ये आपकी अंतः केंद्रित घनीय संरचना होती है, ठीक है। बीसीसी यूनिट सेल है ये। अब इस बीसीसी यूनिट सेल में आपकी जो कोर लंबाई मानी आपने, कोर लंबाई वो बराबर कितनी है भैया? ए है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो विकर्ण है ए एफ है, ए एफ आपका विकर्ण है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। और एफ डी आपको पता नहीं है, ठीक है। और बाकी जो उन दोनों त्रिभुज में आपका एफ ई आ रहा है, एफ ई, ठीक है। और आपका जो ई डी आ रहा है, ई डी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो ए डी आ रहा है, ये सब भुजाएं हैं आपकी, ठीक है। एफ ई एफ या एफ ई और ई डी और ए डी, ये क्या है भैया? ये भुजाएं हैं, ये कोर लंबाइयां हैं, ए के बराबर हैं। ये गौर से देखिए, ये ए के बराबर हैं। तो अब आप दोनों त्रिभुजों में दो बार अलग अलग त्रिभुजों को लेकर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इन भुजाओं को निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले आप इस छोटे त्रिभुज में लेते हैं जी। तो त्रिभुज ई एफ डी में क्या हो जाएगा भैया? ई एफ डी में आपका हो जाएगा एफ डी का स्क्वायर बराबर, एफ डी का स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर और प्लस ई डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर जी। तो एफ डी स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर, ये आपको ए स्क्वायर मानना है, ए कोर लंबाई, ई डी स्क्वायर मतलब ये भी ए स्क्वायर है, बराबर हो गया 2a स्क्वायर, राइट। एफ डी स्क्वायर आ गया, राइट, एफ डी स्क्वायर आ गया। अब अगला त्रिभुज ले लीजिए ए एफ डी। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए एफ डी में, जी हाँ। तो ए एफ डी में क्या हो जाएगा भैया? ए एफ डी में ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एफ डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर, जी हाँ। तो भैया ए एफ का स्क्वायर बराबर एफ डी का स्क्वायर कितना आया? 2a स्क्वायर प्लस ए डी क्या है? ये भुजा है, कोर लंबाई है, प्लस ए स्क्वायर, टोटल हो गया आपका 3a स्क्वायर, जी हाँ। तो ए एफ बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ए बाहर हो जाएगा, तो भैया ए एफ बराबर आ गया आपका जी, ए एफ बराबर आ गया a इंटू अंडर रूट 3, ए बाहर हो जाएगा। अब ए एफ देखिए, ए एफ में आपका दो गोला है, मान लीजिए ये एक आधा गोला है जिसकी ये त्रिज्या r हो जाएगी, इसका व्यास 2r हो जाएगा, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी। तो आप इस ए एफ को कितना लिख सकते हो भैया? r प्लस 2r प्लस r बराबर a अंडर रूट 3। तो ये आपका हो गया 4r बराबर a अंडर रूट 3। तो भैया r बराबर अंडर रूट 3/4 इंटू ए, ये आ गया रिलेशन। r त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच संबंध आ गया बीसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए। बहुत अच्छे से बात समझ में आई। इसमें आपका जो ये विकर्ण था ए एफ, ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि कोई त्रिभुज नहीं बन रहा था। इस वजह से आपने दो विकर्ण डाले यहाँ पर, ए एफ और एफ डी, और दो त्रिभुज लिए आपने एफ डी ई या ई एफ डी और ए एफ डी। दोनों त्रिभुजों में आपने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ए एफ को फाइंड आउट किया। तो ए एफ आपका 4r के बराबर है, तो r बराबर अंडर रूट 3/4 इंटू ए आ गया, ठीक है। ये आपका त्रिज्या हो गया, बीसीसी के लिए त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच आपका रिलेशन हो गया। अब आप बीसीसी में परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो भैया बीसीसी जी, बीसीसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या z बराबर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। z बराबर 2, क्योंकि कोने पर
1/8 का कंट्रीब्यूशन, तो 1 आ जाता है, 8 गुणा 1/8। और बॉडी के मतलब के यूनिट सेल के अंतः केंद्र पर 1, तो Z बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो अब आप यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। जी हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट सेल में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन गुणा 100। तो यूनिट सेल में गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100। तो यहां से आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। तो कितने गोले हैं भैया, 2, और एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन पूरे घन का, पूरे यूनिट सेल का आयतन a क्यूब, और गुणा कर देंगे 100 का, तो परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह लिख सकते हैं √3/4 का होल क्यूब इंटू a क्यूब और अपॉन a क्यूब गुणा 100। ठीक है, तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, तो भैया पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी। जी, यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको पैकिंग एफिशिएंसी, यह जाएगी 2 गुणे 4/3 पाई और √3/4 का होल क्यूब, है ना, और इंटू 100। जब आप पाई का मान रख के इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 68%। कितनी आ जाएगी, 68%। तो बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी भैया 68% होती है, राइट। अब इसके बाद बात आती है एससी यूनिट सेल के लिए। जी, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में जिसमें कोनों पर कण होते हैं, अवयवी कण कोनों पर होते हैं और सिरों पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें घटक कण यूनिट सेल के कोनों पर होते हैं तथा किनारों पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उसमें आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। वो आपका सिंपल क्यूबिक होता है। तो सिंपल क्यूबिक, तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससी स्ट्रक्चर्स, सिंपल क्यूबिक संरचनाओं के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल क्यूबिक बनाएंगे भैया। जी, सिंपल क्यूबिक बनाइए, जैसा आपका क्यूबिक होता है सिंपल क्यूबिक बनाइए। और इस सिंपल क्यूबिक में या आपने सिंपल क्यूबिक बनाया, अब इस सिंपल क्यूबिक में भैया ये आपके कोने हैं, ठीक है। तो ये कोने हैं भैया, इन कोनों पर 2 इस प्रकार के कण आपको गोले मानने हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया, स्पर्श कर रहे हैं। जी हाँ, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। किनारों पर स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से आपने 2 कण मान लिए, 2 गोले मान लिए जो 2 कण हैं आपके कोनों पर, और एक दूसरे को किनारे पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, ये r हो जाएगी। ठीक, ये बिंदु मानिए आप A और ये मानिए B। ठीक है, तो यहाँ पर कोर लंबाई कितनी है भैया, कोर लंबाई AB बराबर
कोर लंबाई ए बी बराबर स्मॉल ए। ठीक है, तो अब ये आपका जो ए बी है ये 2r के बराबर दिख रहा है आपको। तो सिंपल क्यूबिक में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कण, घटक कण केवल कोनों पर होते हैं और वो जब हम उनको गोला मानते हैं तो वो गोले किनारों पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जी हाँ, तो ये स्पर्श कर रहे हैं, इस वजह से कोर लंबाई आपकी ये हो जाएगी। तो ये कोर लंबाई 2r के बराबर हो जाएगी, मतलब आप 2r बराबर a लिख सकते हैं। तो भैया r बराबर a/2 लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एससी यूनिट सेल के लिए या यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भैया? परमाणुओं की संख्या Z बराबर होती है 1। तो अब यहां पर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बराबर पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा यूनिट सेल में गोलों द्वारा अध्याशित आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन और गुणा कर देंगे 100 का। जी, तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, एक गोला है 1 गुणा 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्यूबिक यूनिट सेल का आयतन भुजाघात 3 a क्यूब और गुणा 100। जी, तो अब आप r की जगह लिख सकते हैं a/2, तो बराबर आ जाएगा आपका 4/3 पाई और r के स्थान पर a/2 का होल थ्राइज अपॉन a क्यूब गुणा 100। जी हाँ, तो बराबर आ जाएगा 4/3 पाई a क्यूब अपॉन, है ना, 8, 3 बार गुणा होगा 2 का अपॉन a क्यूब और गुणा 100। जी, तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, तो 8 तिहाई 24। तो भैया पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर आ जाएगी 4 पाई अपॉन 24, है ना, 8 × 24, 4 पाई गुणा 100, 6 बार कट जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 100 पाई अपॉन 6, तो बराबर 100 गुणा 3.14 अपॉन 6, तो भैया 314 अपॉन 6, तो बराबर आएगा 52.36%। ठीक है, जिसको आप लिखते हैं 52.4%। तो ये 52.4% या 52.36% ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी एससी स्ट्रक्चर्स के लिए, राइट। अब इसके बाद ये आपने पैकिंग एफिशिएंसी जानी कि जब पैकिंग होती है, घटक कण जब पैक होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है, तो घटक कणों द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वही घेरा गया स्थान ही पैकिंग एफिशिएंसी को व्यक्त करता है। तो संपूर्ण स्थान का वह प्रतिशत भाग जो घटक कणों द्वारा संपूरित होता है, अध्याशित आयतन जिसे कहते हैं आप, वही क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी को व्यक्त करता है या पैकिंग एफिशिएंसी को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली एससी के लिए, बीसीसी के लिए और सीसीपी या एचसीपी या एफसीसी के लिए। तो आपने निकाली, इनकी अलग अलग वैल्यू आई, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप इनको इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद यूनिट सेल के विमा संबंधी गणनाएं, जिनमें जो यूनिट सेल की विमाएं हैं, तो उन्हें यूनिट सेल की विमा संबंधी गणनाओं में हमारे कुछ आंकिक प्रश्न आते हैं, जिससे कि यूनिट सेल का घनत्व निकालना हो। तो विमा संबंधी गणनाओं को आप कैसे करते हैं यूनिट सेल में? जी हाँ, तो विमा संबंधी गणनाएं करनी है आपको। तो देखिए, एक ये जैसे एक यूनिट सेल लेते हैं आप, क्यूबिक यूनिट सेल। जी हाँ, तो ये आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल है।
क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल है, मान लीजिए ABCD, EF GH, ठीक है। तो इसकी जो कोर लंबाई है बराबर वो A है, ठीक है। तो यूनिट सेल का आयतन बराबर हो जाएगा कोर घात 3। तो यहाँ पर आयतन आएगा A3। जी हाँ, आयतन आ गया। अब यूनिट सेल का आप घनत्व निकाल सकते हैं। यूनिट सेल का घनत्व जिसे आप D या रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो घनत्व बराबर यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। इस सूत्र से आप घनत्व निकालेंगे। तो अब यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालना है? तो भैया यूनिट सेल का द्रव्यमान जो होता है, यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकाला जाए? तो यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या। अगर अणुओं से बना है आपका यूनिट सेल, तो अणुओं की संख्या, परमाणुओं से बना है तो परमाणुओं की संख्या। तो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और गुणा एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान। जी हाँ, तो भैया यूनिट सेल का द्रव्यमान आ जाएगा आपका, यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या होती है Z और एक परमाणु का द्रव्यमान माना आपने m। अब आप एक परमाणु का द्रव्यमान निकालिए जी। तो एक परमाणु यूनिट सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? एक परमाणु का द्रव्यमान निकलेगा भैया, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार बटे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। मतलब परमाणु भार या अणु भार कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, एवोगैड्रो संख्या। इससे आप एक परमाणु का द्रव्यमान निकालोगे मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी आपने ये बात, ठीक है। तो आपका जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है, और इस क्यूबिक यूनिट सेल के विमा संबंधी गणनाओं को हम करना चाहे तो उसके घनत्व से रिलेटेड सवाल या आयतन या यूनिट सेलों की संख्या की कैलकुलेशंस के लिए या विमा संबंधी कैलकुलेशंस के लिए कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, और इसकी कोर लंबाई स्मॉल a है। तो यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा कोर घात 3 मतलब A3। अब यूनिट सेल का घनत्व चाहिए भैया, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान और बटे यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन तो आपको पता है A3, बस यूनिट सेल का द्रव्यमान आ जाए तो घनत्व का सूत्र आ जाएगा, और उसी सूत्र से आप
इस चैप्टर के या सभी घनत्व से रिलेटेड, कोर लंबाइयों से रिलेटेड गणनाएं कर पाएंगे। आप यूनिट संख्याओं को निकाल पाएंगे, कणों की संख्याओं को निकाल पाएंगे, घनत्वों को निकाल पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि इससे आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, तो यह कोर लंबाई ए मानी तो यूनिट सेल का आयतन हो गया ए क्यूब। अब यूनिट सेल का घनत्व तो चाहिए भैया, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन, यहां से घनत्व तो निकलेगा। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकले, तो यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी है, अणु परमाणु या आयंस कितने हैं, और उस एक परमाणु या एक अणु का द्रव्यमान कितना है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एक परमाणु या एक अणु का द्रव्यमान जब आप निकालते हैं तो परमाणु भार या अणु भार यानी कि मोलर द्रव्यमान में अवागाद्रो संख्या का गुणा करा देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये आपका क्या निकल आता है, एक परमाणु का द्रव्यमान निकल आता है। परमाणु भार या अणु भार या मोलर द्रव्यमान में अवागाद्रो संख्या का भाग करा देते हैं, तो ये आपका एक परमाणु या एक अणु का द्रव्यमान निकल आता है। तो ये स्मॉल m बराबर आ गया आपका जी, स्मॉल m बराबर आ गया कैपिटल M अपॉन Na। तो अब ये आप स्मॉल m के स्थान पर रख देंगे तो यूनिट सेल का आपका द्रव्यमान आ गया भैया। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान आ चुका है। यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर आ गया Z गुणा M, और Z गुणा M की जगह लिख सकते कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है, तो ये इतना आ गया है कैपिटल M अपॉन Na। अब ये आप जो है यूनिट सेल का घनत्व निकाल सकते हैं। यूनिट सेल का घनत्व जी, यूनिट सेल का घनत्व निकाल सकते हैं आप। घनत्व रो बराबर ये आ जाएगा आपका द्रव्यमान बटे आयतन। यूनिट सेल का द्रव्यमान और बटे आयतन जी। तो द्रव्यमान तो रो बराबर आपका आ जाएगा, द्रव्यमान कितना है Z गुणा M अपॉन Na, और आयतन कितना है भैया A क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, इससे आप गणनाएं कर पाओगे। अब यहाँ पर जो Z है वो कणों की संख्या है, M आपका मोलर द्रव्यमान है, और Na एवोगैड्रो नंबर है, जो कि ज़्यादातर आप एवोगैड्रो नंबर मानते, 6.022 गुणा 10 की घात 23 ये एवोगैड्रो नंबर होती है आपकी। ठीक है, और ये A क्या है भैया, A आपको बता ही चुके हैं हम, कोर लंबाई है। ठीक है, ये आपकी पिकोमीटर में दी जाती है ज़्यादातर सवालों में, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जी हाँ, और M क्या है, ये आपका मोलर द्रव्यमान होता है, जो ग्राम प्रति मोल में दिया होता है, या आप इसको कैलकुलेट करके रखते हो। और Z क्या है, Z आपके कणों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, परमाणुओं की क्या है भैया, संख्या है, जो SC जालक के लिए Z बराबर 1 होता है, BCC के लिए Z बराबर 2 होता है, और FCC के लिए Z बराबर 4 होता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में इसको सिद्ध भी किया था। तो ये Z की वैल्यू रख के और आप आंकिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ये आज पैकिंग एफिशिएंसी और आपने विमाओं की गणनाओं के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जी हाँ, तो इसी से आपका सॉलिड स्टेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कल हमने आपको टिप्स बताई थी, कल आराम से टेक्निकल टिप्स भी बताई थी कि उस टेबल से जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताया था आपको। आज हमने इसका पैकिंग एफिशिएंसी और इसकी विमाओं से रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सॉलिड स्टेट के अंतर्गत इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्रिस्टल डिफेक्ट या जो भी इसमें बचा उस पोर्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए, काफी लॉन्ग वीडियो हो गया है, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो
हमारा फुल एनर्जेटिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। धन्यवाद।